नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ में। अपडेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक ओआरओपी का एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, बहुत ही घमासान छिड़ा हुआ है। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा कि ओआरओपी पर छिड़ा घमासान, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को लिखी चिट्ठी और उसमें समय दिया 19 फरवरी 2023 तक जवानों की मांगों को पूरा करने का, विचार करने का सरकार को समय दिया है। और अगर विचार नहीं किया तो 20 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात, जो अभी ये क्लियर हो गया है, कंफर्म। अभी तक क्या था, एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा था। अब साथ में आप देख रहे हैं, एक मेरे साथ में साइड में आपको स्क्रीनशॉट शो कर रहा है। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली जो है रिसीविंग है यहाँ पे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के ऑफिस का, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का यहाँ पे एक रिसीविंग है और स्टाम्प के साथ में, और उसके बाद प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का ऑफिस की रिसीव है, यानी जो लेटर भेजा गया वहां पर इसको रिसीव किया गया है। और रिसीविंग लेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेटर में यह अवगत कराया गया कि 19 फरवरी 2023 तक अगर जवानों की मांगों पे विचार नहीं किया जाता है तो 20 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं जो ये संगठन लेके चल रहा है। ये संगठन जिसका नाम है सबका सैनिक संगठन संघर्ष कमेटी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। ये संगठन काफी समय से एक्टिव है और पिछले में भी ओआरपी जब 1 ओआरपी 2 का मुद्दा जब शुरुआती उठाने वाला यही संगठन है, जब स्टार्ट किया था। बात करते हैं इसमें क्या क्या मुद्दे रखते हैं। पहला मुद्दा ये ओआरपी को लेके है और दूसरा इन्होंने विधवा पेंशन से रिलेटेड मुद्दा लेके चल रहे हैं, जो इसमें दिखाया है, अवगत कराया है। उसके बाद में तीसरा मुद्दा इन्होंने 7th पे कमीशन की बात इसमें करी है, जिसमें 7th पे कमीशन में भेदभाव किया गया। अगला मुद्दा इन्होंने चौथा पॉइंट रखा है सर्विस पेंशन की बात, सर्विस पेंशन में भी भेदभाव है उसकी बात इन्होंने कही है। उसके बाद पांचवा मुद्दा जो मेडल से रिलेटेड, जो मेडल जवानों को मिलते हैं उनकी बात इन्होंने इसमें रखी है। उसके बाद छठा मुद्दा इन्होंने एमएसपी से रिलेटेड, मिलिट्री सर्विस पे से रिलेटेड रखा है। और सातवां मुद्दा इन्होंने जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन से रिलेटेड रखा है। आठवां मुद्दा भ्रष्टाचार की बात इसमें कही है और 9वां मुद्दा है बटमैन, यानी कि बडी सिस्टम की बात इसमें इन्होंने कही है, जो सहायक प्रथा की बात कही जाती है। और 10वां मुद्दा इसमें आता है अंग्रेजों के जमाने के रूल, जो है इन्होंने 10 मुद्दों को लेके ये लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है और अवगत कराया है प्रधानमंत्री जी को। अभी हम बात करेंगे, इसमें विचार करेंगे और इसमें आप भी इसमें सहमति, आपके भी कमेंट इसमें चाहिए कि ये जो भी यहाँ पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इन मुद्दों को देखते हुए आपको क्या लगता है ये सही है। साथ ही जो हमारे साहिबान हैं, जो साथी हैं, जो कमेंट करते हैं, उनको इसमें बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। जो हमारे इसमें गलत कमेंट करते हैं, जो जवानों के खिलाफ कमेंट करते हैं, उनको इसका जवाब मिल जाएगा। आज जो ये संगठन, मैं इस पे पूरा डिटेल में आपको पढ़ने की कोशिश करूंगा और आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हो क्या रहा, चल क्या रहा, कहां कहां आपके साथ में भाईबंदी और भेदभाव की बात आती है। तो सीधा हम चलते हैं आपको लेटर पे। लेटर में क्या है ये आप देख सकते हैं, सप्ताह सैनिक संघर्ष कमेटी का लेटर है। यहाँ पर ये सर्कुलर रोड, मोहल्ला जसवंत सिंह, तरन तारण, यहाँ पर इनका सारा डिटेल ऊपर फर्स्ट में आप देख सकते हैं। 30 जनवरी को लेटर लिखा गया है। इसमें आप बात करते हैं, यहाँ देखिए आप स्टाम्प जो है, 2 स्टाम्प लगी हुई है, आप देख सकते हैं। एक प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लगी है और दूसरा जो है जो रिसीविंग है, ये प्रेसिडेंट ऑफिस की रिसीविंग है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। ये 3 जगह यहाँ पर 3 स्टाम्प लगे हैं, तीनों जगह इसका रिसीविंग लिया गया है। और आगे इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वही है जो कि मैंने आपको बताया, 19 फरवरी 2023 तक जवानों की मांग पर विचार नहीं करने पर 20 फरवरी 2023 से दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के संबंध में इन्होंने बात कही है। आगे बात करते हैं इन्होंने क्या इसमें लिखा है। लिखा, श्रीमान जी निवेदन है कि हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पिछले 12 सालों से जवानों के हकों के लिए संघर्ष कर रही है। इसके लिए हम भूख हड़ताल सहित सैकड़ों रोज प्रदर्शन कर चुके हैं। श्रीमान जी 14 नवंबर 2022 को पूरे देश के हजारों जवानों ने जंतर मंतर पर एक साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया, जिसमें पूरे देश के जवानों की 24 यूनियन ने भाग लिया। श्रीमान जी 14 नवंबर 2022 को जवानों की 24 यूनियन ने मिलकर निम्नलिखित मांगों पर आगे भी एक साथ संघर्ष करने का प्रण लिया है।
तो इसमें जो और भी संगठन है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और काफी समय। तो पहला इन्होंने पॉइंट जो ओआरपी रखा है इसमें रखा है श्रीमान जी, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2023-22 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एक वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बताया कि कला सर्विस करके आने वाले जवानों तथा 1 जुलाई 2014 से पहले प्री मैच्योर रिटायर्ड आए सैनिकों को ही एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 1 जुलाई 2014 के बाद प्री मैच्योर रिटायरमेंट आए जवानों को एक रैंक एक पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। श्रीमान जी, जवान कभी भी प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि उनका एग्रीमेंट 15+2 साल का होता है, यानी कि 17 साल का एग्रीमेंट होता है, 15+2 का एग्रीमेंट होता है, जबकि अफसर का एग्रीमेंट 58 साल का होता है। अगर अफसर 58 साल से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहा जाता है। श्रीमान जी, आपके द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अगर जवानों को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के नाम पर धोखा करके एक रैंक एक पेंशन के लाभ से वंचित किया गया तो हम पूरे देश के पूर्व सैनिक जवानों के साथ लेकर दिल्ली में 6 फरवरी 2023 से दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। श्रीमान जी, हमारी मांग है कि सभी जवानों को एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया जाए। श्रीमान जी, सेना के अफसर क्योंकि 58 से 60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं तो एक रैंक एक पेंशन का लाभ अफसर को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ओआरओपी की परिभाषा की जवानों को कम उम्र 32 से 40 साल की उम्र में पेंशन भेज दिया जाता है, इसलिए उन्हें एक रैंक एक पेंशन का लाभ नहीं दिया जाए। अगली बात कहते हैं श्रीमान जी, सेना के अफसर से जब मीडिया वाले सवाल पूछते थे पिछली बार जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो अगर सेना के एक रैंक एक पेंशन चाहिए तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि को क्यों नहीं दी जानी चाहिए, तो सेना के अफसर बताते थे कि हमारे जवानों को 32 से 40 साल की उम्र में जबरदस्ती पेंशन भेज दिया जाता है, जबकि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि के जवान 60 साल की उम्र तक सर्विस करते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन सेना के अफसर ने यह बात कभी नहीं बताई कि सेना का अफसर भी 58 से 60 साल की उम्र तक सर्विस करता है, इसलिए सेना के अफसर को एक रैंक एक पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 जुलाई 2014 से लागू हुई एक रैंक एक पेंशन के लिए दिए गए पैसे में 60 से 70% पैसा सिर्फ अफसर को ही दिया गया है। हैरानी की बात यह भी है कि सेना में अफसर्स की टोटल गिनती 3% और जवानों की गिनती 97% है। श्रीमान जी, आपको यह समझना चाहिए कि हमें एक रैंक एक पेंशन क्यों चाहिए। श्रीमान जी, एक जवान सिपाही की ज्यादा से ज्यादा 17 साल सर्विस होती है। अगर वह जवान 17 साल की उम्र में भर्ती होता है तो 35 साल की उम्र में पेंशन आ जाता है। अगर वह जवान 25 साल की उम्र में बाप बनता है तो पेंशन आने के समय उसके बच्चे की उम्र 10 साल होती है। अभी आप एक ऑफिसर को देखिए, एक ऑफिसर 55 से 60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं, मतलब कि अगर ऑफिसर 25 साल की उम्र में बाप बनता है तो 50 साल की उम्र में उसका लड़का बाप बन जाता है, और जब ऑफिसर 60 साल की उम्र में पेंशन आता है तो उसका पोता, बेटे का बेटा भी 10 साल का होता है। फिर ऑफिसर की 100% रिप्लेसमेंट है। अभी आप ये बताएं कि ओआरओपी पर किसका हक बनता है, जिसका बेटा 10 साल का है या जिसका पोता बेटे का बेटा 10 साल का है। श्रीमान जी, जवान की रिप्लेसमेंट का भी कोई प्रबंध नहीं है। एक रैंक एक पेंशन का मुद्दा भी जवानों का है, जिनको ऑफिसर ने हाईजैक करके अपना मुद्दा बना लिया है और इससे भारी लाभ ले लिया गया है। आप एक बार एक रैंक एक पेंशन में जवानों और ऑफिसर्स की बढ़ाई गई पेंशन को चेक करें, देखें कि इसका लाभ उन्हें ऑफिसर्स को दिया गया है जिनका इस पर हक भी बनता है। श्रीमान जी, एक रैंक एक पेंशन सिर्फ जवानों का हक बनता है, जवानों को ही मिलना चाहिए, अन्य किसी वर्ग का हक नहीं है। श्रीमान जी, हमारी मांग है अफसर्स को अनुचित तरीके से दी गई एक रैंक एक पेंशन की दी जाए और एक रैंक एक पेंशन पिछले दिए गए बैलेंस को ब्याज सहित वापस दिया जाए। विधवा पेंशन की बात हमने दूसरा पॉइंट रखा। श्रीमान जी, केंद्र सरकार द्वारा सेना के जवानों की विधवाओं को पेंशन में सुधार करने के लिए जितनी भी कमेटी बनाई है सभी ऑफिसर्स के अधीन ही बनाई गई। यही कारण है कि सभी कमेटियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ अफसर की पेंशन में बढ़ोतरी करने की सिफारिश ही की गई है। केंद्र सरकार द्वारा बैठाई गई ऑफिसर प्रधान कमेटियों में शर्म की हद पार करते हुए वीर नारियों तक के बारे में सोचने और फैमिली पेंशन बढ़ाने की सिफारिश नहीं की, जबकि हर बार ऑफिसर की विधवाओं की ज्यादा से ज्यादा फैमिली पेंशन बढ़ाने की जोरदार सिफारिशें की। क्या जवानों की विधवाओं ने देश के लिए अपने पतियों को न्यौछावर करके कोई पाप किया है? श्रीमान जी, क्या कारण है कि जवानों की विधवाओं की पेंशन बढ़ाने के लिए बनाई जाती कमेटियों में जवानों को शामिल नहीं किया जाता है? क्या इसके पीछे का कारण यह तो नहीं कि ऐसा करने से अफसर की मनमानी खत्म हो जाएगी? केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अफसर के लिए ही काम कर रही है?
श्रीमान जी, अगर किसी औरत के पति की मौत हो जाती है तो उसको घर चलाने में कितनी मुश्किल होती है, ये सिर्फ एक विधवा को ही पता होता है। आप नीचे लिखे गए अंतर पर ध्यान से पढ़ें और कैसे सरकार ने अफसर की विधवाओं की पेंशन का बार बार बढ़ाई जाने पर जवान की विधवा पर एक बार भी थोड़ा सा तरस नहीं आया। जवान की विधवा की पेंशन की बढ़ा दी जाए। इसमें अफसर विधवा लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक का दिया है। विडो पेंशन 2006 की बात की 5,880 रुपए, और उसके बाद में आफ्टर ओआरपी जो पिछला ओआरपी हुआ उसमें जो है 19,935 रुपए, और उस पर पे कमीशन जब 2.81 जो फार्मूला इसमें लागू किया तो 7th कमीशन बेसिक पे जो है पेंशन बन गई 56,018 रुपए। उसी तरह जवान की टीएस नायक का जो है उसमें जो है 3500 पहले पेंशन थी। उसके बाद में जब ओआरपी आफ्टर ओआरपी जो है 4,002 रुपए 4,302 हुई। 2.57 का फैक्टर लगा तो 11,057 रुपए। अभी अंतर आप देखिए, अंतर है कि 2380 रुपए। उसके बाद में ओआरपी में जब हुआ तो 15,633 रुपए। जब उसके बाद फाइनली जो है 7th पे कमीशन के बाद में अंतर कितना हुआ 44,911 रुपए का अंतर, यानी कि जो जवान की टीएस नायक की विधवा है उसको 11,057 रुपए मिल रहा है, और अफसर की विधवा लेफ्टिनेंट कर्नल जो विधवा है उनको 56,018 रुपए मिल रहा है। इससे कोई डिनाई नहीं, उनको मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या जवान की विधवा उस लायक नहीं है, इसकी बात इन्होंने रखी है। अगला पॉइंट क्या है श्रीमान जी, आप देख सकते हैं कि कैसे जवान की विधवा की फैमिली में 2006 से लेकर 2016 तक अन्याय हुआ है, जैसे जवान किसी दूसरे देश की सेना में सर्विस करके आया हो। श्रीमान जी, हम पैसे का इंसाफ चाहते हैं। श्रीमान जी, हम पैसा नहीं इंसाफ चाहते हैं। इन्होंने ऐसा कहा है कि पैसे की बात नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए लेकिन इंसाफ चाहिए। यहाँ पर सौतेला व्यवहार क्यों किए। उसके बाद तीसरा पॉइंट 7वां पे कमीशन में श्रीमान जी 7वें पे कमीशन को लागू करते समय केंद्र सरकार और सेना के अफसर द्वारा जवानों के साथ पे कमीशन ऐसा व्यवहार किया कि जवान किसी दूसरे देश के हों। पूरी दुनिया में हमारे देश के जवानों के साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव करने का ऐसा विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है जिसे कोई भी देश आने वाले समय में भी तोड़ नहीं सकता। केंद्र सरकार द्वारा 7वें पे कमीशन को लागू करते समय 2015 को मिलने वाली पेंशन को अफसर के लिए 2.81 के साथ में मल्टीप्लाई करने का फार्मूला अपनाया गया, लेकिन जवानों के लिए सभी नियमों को नजरअंदाज करके 2.57 का फार्मूला लागू किया गया। श्रीमान जी, ऐसा फार्मूला दुनिया के किसी देश ने आज तक नहीं अपनाया जिसमें जवानों के लिए अलग और अफसर्स के लिए अलग फार्मूला अपनाया गया हो। सेना के जवानों के साथ ऐसा अन्याय देखकर लगता है केंद्र सरकार जवानों को अपने देश के सैनिक मानता ही नहीं है। क्या देश भावना, देशभक्ति का जज्बा मन में लेकर 17-18 साल की उम्र में भर्ती हुए जवान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो केंद्र सरकार जवानों के साथ ऐसा भेदभाव कर रही है। हमारी मांग है 7वें पे कमीशन के लिए जवानों के लिए 2.81 का फार्मूला लागू किया जाए। अगर सरकार जवानों को 2.81 का फार्मूला लाभ नहीं दे सकती तो ऑफिसर के लिए 2.57 के फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए। अभी तक 2.81 के हिसाब से दी गई पेंशन को ब्याज सहित अफसर से वापस लिया जाए। तो आप पेंशन हो चाहे पेमेंट कम करने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन फैक्टर की बात की जा रही है। पेंशन जो भी मिल रही है, पेमेंट जो मिल रही है, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। श्रीमान जी, हम जवानों के पैसे नहीं इंसाफ चाहते हैं, सर्विस पेंशन। श्रीमान जी, अब चौथा पॉइंट है, श्रीमान जी ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार सिर्फ और सिर्फ अफसर की पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि सेना का पूरा काम अफसर ही चला रहे हैं तो सेना में जवानों की भर्ती बंद कर देनी चाहिए और सिर्फ अफसर ही भर्ती करनी चाहिए। श्रीमान जी, 6ठे पे कमीशन के बाद सर्विस पेंशन में भी कैसे जवानों के साथ धोखा किया गया, अफसर की पेंशन बार बार बढ़ाई गई, वह भी आप देख लें। फिर इन्होंने अफसर की पेंशन का यहाँ पे जिक्र किया। सर्विस पेंशन बेसिक में 2006 का दिया है 14,600 रुपए अफसर का है, लेकिन टीएस नायक का जवान का दिया है 4,046 रुपए। इसमें टोटल अंतर दिया 10,554 का। उसके बाद सर्विस पेंशन जब ओआरपी रिवीजन हुआ तो 33,225 लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का जो ऑफिसर का दिखाया यहाँ पे। उसके बाद में ओआरपी जवान का जो टीएस नायक का 7,170 रुपए। जब फैक्टर लागू हुआ तो उसमें जो है ऑफिसर का 93,363 हो गया और टीएस नायक का 18,427 रुपए, यानी कि यहाँ पे 74,936 रुपए का अंतर आप अब समझ सकते हैं। आगे हमारी मांग को कि सरकार जवानों की सर्विस पेंशन भी अफसर की सर्विस पेंशन के बराबर अनुपात में बढ़ाए। अगर सरकार जवानों की सर्विस पेंशन नहीं बढ़ा सकती तो अफसर की सर्विस पेंशन भी कम की जाए। पीछे दिए गए पूरे बैलेंस को ब्याज सहित वापस जमा करवाया जाए।
फिर आगे इन्होंने कहा श्रीमान जी हम पैसा नहीं इंसाफ चाहते हैं। अगला 5वां पॉइंट मेडल है। श्रीमान जी क्या आप जानते हैं कि सेना में जवानों की गिनती 97% है और अफसर की 3% है, लेकिन मेडल की गिनती की जाए तो 99% अफसर के पास कोई ना कोई मेडल होता है। श्रीमान जी जो 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस पर टोटल 300 वीरता के मेडल दिए गए, जिसमें से जवानों को टोटल 73 मेडल दिए गए, अफसर्स को 227 मेडल दिए गए। श्रीमान जी आतंकियों के साथ जिन मुठभेड़ों के लिए वीरता के मेडल दिए गए, उन मुठभेड़ों में जख्मी और शहीद हुए जवानों को कोई मेडल नहीं दिया गया, लेकिन जिन अफसर्स को खनौज तक नहीं आई उनको वीरता मेडल दे दिया गया। श्रीमान जी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। अगर बहादुरी अफसर्स ने की है तो उस मुठभेड़ में जवान जख्मी या शहीद कैसे हुए, और अगर जवान बहादुरी के साथ लड़ते हुए जख्मी या शहीद हुए तो फिर जवानों को वीरता मेडल क्यों नहीं दिए गए? फिर ऑफिसर्स को वीरता मेडल किस बहादुरी के दिए गए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी जवानों के साथ गलत हुआ? अगर आपको लगता है अफसर्स को वीरता मेडल सही दिए गए हैं तो आपको आगे से फौज में सिर्फ अफसर को ही भर्ती करना चाहिए। हमारी मांग है कि दिए गए वीरता मेडलों की जांच करवाई जाए और मेडलों को वापस लेकर मेडलों के सही हकदारों को मेडल दिया जाए। आगे इन्होंने एमएसपी की बात की। श्रीमान जी हम पहले मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताना चाहेंगे कि सबसे पहले 2006 में छठे वेतन आयोग में मिलिट्री सर्विस पे की सिफारिश की थी, उसको उस समय केंद्र सरकार ने मान कर लागू कर दिया। श्रीमान जी मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी यूरोप देशों में दी जाती है, जिसको देखकर भारतीय सेना के अफसर ने मिलिट्री सर्विस पे की मांग की थी। श्रीमान जी आज तक जितने भी पे कमीशन बनाए गए हैं सब में सेना के अफसर्स को ही नियुक्त किया गया है, और जब छठे पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी को लागू करने की सिफारिश की गई थी तो हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि छठे पे कमीशन में सिफारिश की थी वह मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी जवानों को 1000 रुपए, अफसर को 6000 रुपए महीना दी जाए। लेकिन इस क्लास 1 ऑफिसर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि जिन यूरोपियन देशों की तर्ज पर हम मिलिट्री सर्विस पे लागू कर रहे हैं वहां तो मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी जवान और अफसर को एक बराबर दी जाती है। हम यहाँ पर इतना बड़ा अंतर डाल जवान और अफसर की मिलिट्री सर्विस में एमएसपी में डाल रहे हैं तो उचित नहीं है। तो ये क्लास 1 अफसर जो है उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने जवानों के लिए मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी जवानों के लिए 2000 रुपए और अफसर्स के लिए 6000 रुपए लागू की थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पे कमीशन बैठे सेना के अफसर्स को दूसरे देशों वाली फैसिलिटी तो चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अफसर के लिए उन्हें दूसरे देशों में जवानों को मिलने वाली सुविधाएं दिखाई नहीं देती। पे कमीशन में बैठे अफसर सिर्फ और सिर्फ अफसर के बारे में ही सोचते हैं, जवानों के साथ भेदभाव करते हैं। एक कड़वी सच्चाई है। श्रीमान जी हमारी मांग है कि जिन यूरोपियन देशों की बात तरफ देखकर सेना को मिलिट्री सर्विस पे दी गई, उन यूरोपियन देशों की तर्ज पर भारत में जवानों अफसर्स को एक बराबर मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। श्रीमान जी अगर जवानों को मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर्स के बराबर 15,500 रुपए नहीं दे सकती तो ऑफिसर्स की मिलिट्री सर्विस पे में जवानों के बराबर 5200 रुपए की जाए। 15,500 के हिसाब से गए बैलेंस को ऑफिसर से सहित ब्याज सहित वापस लिया जाए। अगला पॉइंट इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन किया। श्रीमान जी हम मांग पत्रों के माध्यम से पिछले 8 सालों से डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर्स और जवानों की एक बराबर करने की मांग कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को मीडिया या सोशल मीडिया पर नहीं उठाना चाहते, क्योंकि इस मुद्दे में भेदभाव को लेकर सर्विस कर रहे जवानों का मनोबल टूट सकता है। लेकिन केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण आज हमें खुलेआम सभी प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ये बात अच्छी तरह समझ सकती है कि अब डिसेबिलिटी पेंशन की सच्चाई जानने के लिए बात सर्विस कर रहे जवान क्या सोचते होंगे। श्रीमान जी जब जवानों का जोश और हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार डिसेबिलिटी पेंशन अफसर और जवानों की एक बराबर करके यही काम कर सकती है। श्रीमान जी अगर देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी जवानों की है तो जवानों की पेंशन और दूसरी सुविधाएं देने के लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। श्रीमान जी 7वें पे कमीशन में अफसर की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन 75,870 रुपए और एक जवान की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन मात्र 9,000 रुपए है। भेदभाव की बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। श्रीमान जी 7वें पे कमीशन में अफसर की वार इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 2,52,900 रुपए है और महीना है, और एक जवान की वार इंजरी इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन मात्र 18,000 महीना है। श्रीमान जी इसका मतलब निकलता है कि अगर अफसर दफ्तर के बाथरूम में गिरकर डिसेबल हो जाता है तो उसको 75,870 रुपए महीना डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी, और वही एक जवान अगर बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए 30 गोलियां खाने के बाद डिसेबल हुआ को मात्र 18,000 रुपए महीना डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। सही में मेरा देश महान है। श्रीमान जी शरीर की कीमत सभी के लिए एक जैसी होती है, जहां जवान हो या अफसर हो। ऐसा तो नहीं है कि अफसर का शरीर हीरे जवाहरात का बना है
जवान का शरीर मिट्टी या लोहे का बना है। हम सर्विस पेंशन में जवान और अफसर में सुनिश्चित अनुपात में अंतर को मानते हैं, लेकिन यहाँ बात डिसेबिलिटी पेंशन की हो रही है जो सभी को बराबर मिलनी चाहिए। अब बात आती है जो कमेंट करके कहते हैं कि जवानों को गुटखा, तंबाकू, पान, बीड़ी की बात करते हैं, जिन्होंने कमेंट किया उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो ये जवाब आपके लिए है कि शरीर सभी का बराबर होता है, भेदभाव यहाँ पे होता है। पेंशन की बात आती है, पेमेंट की बात आती है, उस पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। आपको जितनी पेंशन चाहिए, जितनी पेमेंट चाहिए, आप लेते रहिए। वैसे भी इस तरह भारत सरकार डिसेबिलिटी पेंशन दे रही है और जवानों को ह्यूमन राइट्स का घोर हनन है। श्रीमान जी, हमारे कानून के अनुसार अगर डिसेबिलिटी व्यक्ति को पेंशन या गुजारा भत्ता दिया जाता है तो वह सभी डिसेबिलिटी व्यक्तियों को एक बार परसेंटेज के हिसाब से दी जाएगी। ऐसा हर एक स्टेट में लागू भी है और हर एक स्टेट अपंगता भत्ता बिना किसी भेदभाव के डिसेबिलिटी की परसेंटेज के हिसाब से देती है। श्रीमान जी, भारतीय सेना के जवान और भारतीय कानून के अंतर्गत आते हैं और उन्हें भी यह अधिकार प्राप्त है। श्रीमान जी, डिसेबिलिटी पेंशन शारीरिक अपंगता के आधार पर दी जाती है और डिसेबिलिटी पेंशन उसकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज के आधार पर नहीं बल्कि रैंक और सर्विस की लंबाई के आधार पर दी जाती है। श्रीमान जी, क्या केंद्र सरकार को लगता है कि सेना के अफसर कंधे पर टैंक रखकर लड़ते हैं और जवान निठल्ले हैं, और जो जवान और अफसर भी डिसेबिलिटी पेंशन में इतना बड़ा गैप डाला है? श्रीमान जी, हम नीचे 7वें पे कमीशन में डिसेबिलिटी पेंशन की डिटेल और अफसर जवानों की बीच डिसेबिलिटी पेंशन का अंतर निकालकर आपको भेज रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर इसका भी अंतर निकाल के भेजा है, जिसमें आपको देख सकते हैं। हम इसका अभी स्क्रीनशॉट आपको दे रहे हैं और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कितना अंतर है। मैं सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ूंगा। वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन जो ऑफिसर्स की है तो 2,41,140 रुपए है, और वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन जवान की है 19,461 रुपए। अब आप समझिए, ये वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन की बात है। यहाँ 2,41,140 रुपए अफसर को डिसेबिलिटी पेंशन जो वार इंजरी है उसमें मिल रही है, और यहाँ पर ये आपके लिए है जिसने ये कमेंट किया था, आपके लिए ये बताना चाह रहा हूं। क्या यहाँ पर भी आपका बराबरी की बात नहीं हो सकती? क्या आपका शरीर सोने का बना हुआ है? ये आपको पॉइंट बिल्कुल जायज है, आप समझ सकते हैं। अगला बात है, हमारी मांग है डिसेबिलिटी पेंशन आगे जवानों को भी अफसर के बराबर डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए जैसा कि अमेरिका और दूसरे देशों में है। श्रीमान जी, हमें आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप जवानों को 1 लाख और 2 लाख डिसेबिलिटी पेंशन दें। हमारी मांग है डिसेबिलिटी पेंशन चाहे 20,000 ही दी जाए, लेकिन वह जवान और अफसर के लिए बराबर होनी चाहिए। श्रीमान जी, हमें पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। बात बटमैन सिस्टम अंग्रेजों के समय का है, जब अफसर अंग्रेज और जवान गुलाम देश भारत के होते थे तो बटमैन सिस्टम के द्वारा अंग्रेज अफसर भारतीय जवानों को नीचा दिखाकर उनके अंदर गुलामी भरना चाहते थे ताकि भारत का कोई जवान उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। लेकिन अफसोस की बात है, भारत के आजाद होने के बाद अफसर को सर्वेंट अलाउंस तो लागू कर दिया गया है, लेकिन सहायक सिस्टम बंद नहीं किया गया है। आज हमारे अफसर से अंग्रेज अफसरों से भी कई ज्यादा गुना जवानों के साथ उच्च नीच भेदभाव और गुलामों से भी बदतर व्यवहार करना शुरू कर दिया है। इस समय अफसर ने अपने पास तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जवानों को नौकर बनाकर रखा हुआ है। आप सभी एक जवान की पे 45,000 महीना लगाएं तो 1 लाख गुणे 45,000 यानी कि 450 करोड़ रुपए महीना बनता है। एक साल का 12 गुणे 4.5 यानी कि 5400 करोड़ रुपए बनता है। इस देश का भारी नुकसान हो रहा है। जिस जवान के अंदर की वीरता खत्म हो गई वह कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता। जो जवान अफसर के घर में नौकर बनकर रह रहा हो उसको ना तो किसी नई तकनीक के बारे में पता होता है और ना ही किसी हथियार के बारे में जानकारी होती है। श्रीमान जी, जो जवान अफसर के घर में नौकर बनकर रहता है अफसर उन्हें प्रमोशन भी पहल के आधार पर देते हैं और दूसरी सुविधाएं भी ज्यादा मिलती हैं। इस तरह जो जवान अपनी सही ड्यूटी करते हैं उनको भेदभाव होता है। जिस चीज का अधिकार उन्हें होता है वह अधिकार उन्हें मिलता नहीं है। फौज में जवानों द्वारा आत्महत्या करने के पीछे का कारण भी यह भी है। 10वां पॉइंट है, अंग्रेजों के जमाने के रूल्स की बात कही है। श्रीमान जी, हमारी सेना के उच्च अफसर एवं डिफेंस मिनिस्ट्री के 1911 के अंग्रेजों के बनाए हुए रूल को बदलने की मांग कर रहे हैं। अंग्रेजों को बनाए रूल बहुत पुराने हैं, इसलिए आर्मी रूल को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हम सेना के उच्च अफसर तथा डिफेंस मिनिस्ट्री आदि को बताना चाहते हैं कि मौजूदा आर्मी रूल्स 1911 के अंग्रेजों के द्वारा 108 साल पहले बनाए गए हैं। अगर 108 साल पुराने होने के कारण आर्मी रूल अच्छे हैं तो हमें भारतीय सेना पर मुगलों मोहम्मद शाह के
1511 के बनाए हैं आर्मी रूल लागू करने चाहिए, क्योंकि वह तो 508 साल पुराने हैं, इसलिए ज्यादा पुराने होने के कारण मुगलों के आर्मी रूल ज्यादा अच्छे होंगे। श्रीमान जी, एक तरफ हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी तथा सेना के उच्च अफसर मीडिया में देशवासियों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हम सेना के अति आधुनिक बनाने की तरफ अग्रसर हैं। यहाँ हम पूछना चाहते हैं कि जो देश अपनी सेना के आर्मी रूल्स खुद बना सकते हैं में सक्षम नहीं हो, वह अमेरिका यूरोपीय देशों की सेना जैसे सेना के अति आधुनिक बना सकता है। यह भारतीय सरकार और प्रशासन के लिए सोचने का विषय है। भारत सरकार को इसके लिए गहन विचार करना चाहिए। श्रीमान जी, जिन अंग्रेजों के आर्मी रूल्स से सेना चल रही है, अगर उन अंग्रेजों के देश इंग्लैंड के सेना के कानूनों को पढ़ें तो वह अपने देश को आर्मी रूल्स को बहुत देर तक पहले ही बदल चुके हैं। अभी यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर हमारी भारतीय सेना के उच्च अफसर द्वारा आवाज क्यों नहीं उठाई गई। वह वजह साफ है कि सेना के उच्च अफसर अंग्रेजों वाली सहूलियतों का लाभ उठा रहे हैं और जवानों को अपनी निजी गुलाम समझते हैं। श्रीमान जी, हमारी मांग है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आर्मी रूल को रद्द करके नए आर्मी रूल बनाए जाएं। श्रीमान जी, पहले हमारा 23 जनवरी 2023 को धरना प्रदर्शन करने का प्रोग्राम था, लेकिन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के कारण हमने ये प्रोग्राम 6 फरवरी 2023 को करने का निर्णय लिया था। लेकिन हमारी पूर्व सैनिक जवानों की कुछ यूनियन के सुझाव पर हमने धरना प्रदर्शन 20 फरवरी 2023 से करने का फैसला किया है। श्रीमान जी, हमारे जवानों की उक्त मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो 14 नवंबर 2022 को जंतर मंतर पर सभी यूनियनों द्वारा मिलकर लिए गए फैसले मुताबिक हम 20 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। श्रीमान जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे जवानों की मांगों पर जल्द से विचार करते हुए पूरा का पूरा हमें और हमारे जवानों की मांगों पर मीटिंग करेंगे और 1 घंटे का समय प्रदान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी होंगे हम। इसमें इन्होंने लास्ट में आप देखिए हरपाल सिंह पंजाब से और वाईपी सिंह साहब है मध्य प्रदेश से और कपिल देव साहब है हरियाणा से और एसपी घोषल साहब है गुरदासपुर से और नलित तलवार साहब है दिल्ली से। इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे रखे हैं। अभी आप हमें ये बताइए, कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जो भी पॉइंट है इसमें पॉइंट में क्या कोई कमी है और ये पॉइंट अगर ये मुद्दा उठ रहा है तो इसमें क्या गलत है। और ये मैं उनके लिए कहना चाहूंगा जिन्होंने कमेंट किया था, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। आपने कंपैरिजन की बात की थी, आपने कप गुटखा तंबाकू बीड़ी पान सिगरेट की बात की थी। साथियों, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।